नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष हिंदी भाषा बोध चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी भाषा बोध चैनल हिंदी विषय की विभिन्न परीक्षाओं पर बातचीत करता है, उनके बिंदुवार टॉपिक्स उठाकर। आज से हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें यूजीसी नेट के जो परीक्षा है उसको प्रतिदिन एक एक पेपर पढ़ा जाएगा उसका, और सॉल्व पेपर जो है उसके उत्तर भी देखे जाएंगे। तो आज हम जून 2023 की परीक्षा का हिंदी का पेपर व्याख्या सहित पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? तो नहीं है का मतलब आपको नकारात्मक उत्तर देखना है। तो एलिस तो है ही, जयमाला नहीं है, अलका है, लीला है। एलिस, अलका और लीला हैं, जयमाला नहीं है। उत्तर होगा जयमाला। जयमाला जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक, जो कि 1931 में लिखा गया है, उसकी पात्र नहीं है। जबकि एलिस, अलका, लीला, कल्याणी, सुवासिनी, मालविका, कार्नेलिया, नीला चंद्रगुप्त नाटक की स्त्री पात्र हैं। पुरुष पात्र कौन कौन से थे वो भी पढ़ लेते हैं। चाणक्य, जो कि विष्णुगुप्त नाम से भी हैं। चंद्रगुप्त, वररुचि कात्यायन नाम से। अंबिक, सिंहरण, पर्वतेश्वर पोरस नाम से। सिकंदर, फिलिप्स, सेल्यूकस, दंडयायन, गांधार नरेश आदि इसके पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं। इसमें गीतों की संख्या 13 है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं और 17 गीत हैं। पुरुष पात्र हैं कुमारगुप्त, पर्णदत्त, बंधु वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, शर्मनाग, पुरगुप्त, भट्टार्क, खिंगिल, प्रख्यात, कीर्ति आदि। स्त्री पात्र में देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि हैं। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ब्रजकिशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ब्रजकिशोर परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है। ब्रजकिशोर लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है, जो कि 1882 में लिखा गया था। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं लाला श्रीनिवास, मदन मोहन, चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास आदि। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में लिखा गया था पंडित गौरीदत्त के द्वारा। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं देवरानी जेठानी के सर्वसुख, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम, छोटेलाल, ज्ञानो, आनंदी, मुंशी टिकत नारायण, हर सहाय, काबली आदि। अमृतलाल नागर द्वारा रचित जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। धरती धन्ना अपना 1972 जगदीश चंद्र द्वारा प्रकाशित उपन्यास है। यह उपन्यास पंजाब के घोड़ेबाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं काली, ज्ञानो, प्रतापी, जस्सो, मंगू, चौधरी, विशनदास आदि। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है हमें। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है ब्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, घर का जोगी जोगड़ा, आवारा मसीहा। तो ब्योमकेश दरवेश सभी जानते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर लिखा है। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा है, प्रेमचंद के ऊपर लिखा है। घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। इसको मिला और लेते हैं। उत्तर देखिए, बिल्कुल सही है। ब्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी, कलम का मजदूर मदन गोपाल, घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? तो राजा निर्वंशिया कहानी का पात्र है बच्चन सिंह। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर के द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं बच्चन सिंह, जगपति, दयाराम, चंदा, भटियारिन आदि। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह 1933 ईस्वी का प्रमुख पात्र हामिद है। यह कहानी सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
भीष्म साहनीकृत अमृतसर आ गया पटरियाँ कहानी संग्रह 1973 ईस्वी में संग्रहित है। यह कहानी देश विभाजन पर आधारित है। तुमने इतने दिन अगला प्रश्न है, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम में रखा माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दें तो तुम्हारी कोख से दें, यह मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? सिलिया, झुनिया, रूपा, सोना। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये कहा गया है झुनिया के द्वारा कहा गया है धनिया से। धनिया उनको रखती हैं उनके घर पे झुनिया को, तो उसके बदले में वो कहती हैं झुनिया कि तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम में रखा माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दें तो तुम्हारी कोख से दें, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान का यह कथन झुनिया ने धनिया से कहा है। गोदान 1936 ईस्वी में प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, रूपा, सोना, भोला, हीरा, दाता दीन, मेहता, मालती राय साहब आदि हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, आचार्य नरेंद्र देव थे। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इस समिति में कुल 9 बैठकें हुईं तथा समिति ने 25 मई 1949 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति की बैठक अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यासकार के बारे में है? तो किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में है। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी के संबंध में कहा है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप 1877 प्रयाग से मासिक पत्र निकाला था। प्रेमचंद ने हंस पत्रिका 1930 ईस्वी में मासिक पत्रिका निकाली थी, इसका संपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मलूकदास की नहीं है? ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान समुद्र या भक्ति विवेक? तो ज्ञान समुद्र इसकी कृति नहीं है, बल्कि बाकी जो ज्ञानबोध, रतन खान और भक्ति विवेक इनकी रचनाएं हैं। ज्ञान समुद्र जो है मलूकदास की न होकर ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोछी अवधी भाषा में लिखा था। भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुवचरित, सुखसागर, शब्द ब्रजभाषा आदि में मलूकदास की रचना की है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास सुंदर दास की कृति हैं। अगला प्रश्न है, रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद में क्रम में लगाना है। तो सब कुछ होना बचा रहेगा, मगध, अपनी केवल धार, चांद की वर्तनी, अकाल में सारस। किस प्रकार से उत्तर है? तो अपनी केवल धार पहली नंबर पे है, अपनी केवल धार, फिर उसके बाद मगध, फिर उसके बाद अकाल में सारस, फिर सब कुछ होना बचा रहेगा, चांद की वर्तनी। अपनी केवल धार अरुण कमल ने 1980 में लिखी थी। मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है 1984 में। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह 1988 ईस्वी। सब कुछ होना बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल 1992 ईस्वी। चांद की वर्तनी राजेश जोशी 2006 ईस्वी में लिखी गई है। नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? प्रश्न 10वां है, नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? तो प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे। तीसरी कसम जो है, या इसका दूसरा नाम भी है मारे गए गुलफाम, उसी में नननपुर हाट का जिक्र आया है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये कहानी लिखी गई है 1956 ईस्वी में।
शेखर जोशी कृत कोसी का गढ़वार 1958 ईस्वी में लिखी गई है। पहाड़ी परिवेश पर आधारित है। हिंदी की पहली कहानी माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में अप्रैल 1901 में प्रकाशित हुई थी। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के एक क्रम में लगाइए। उर्वशी, सामधेनी, रश्मिरथी, रसबंती, कुरुक्षेत्र आदि। तो रसबंदी पहले आएगा, कुरुक्षेत्र उसके बाद सामधेनी, उसके बाद रश्मिरथी, फिर उर्वशी। उत्तर ए होगा। रसबंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961। किसकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं सारी। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? सभी जानते हैं मद्रास में खुली है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में मद्रास में खुली। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक ब्लावात्स्की एवं कर्नल अलकाट हैं। प्रश्न है, निम्न नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है, असर्शन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके रीजन के कारण के रूप में। अभिकथन क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कारण क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा, झीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। उत्तर क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है तथा आर सही नहीं है। ए सही नहीं है तथा आर सही है। तो उत्तर चेक कर लेते हैं। उत्तर है ए सही है, आर सही नहीं है। चूंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। अशोक के फूल, कुटज, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष के फूल इत्यादि हैं। सूची का मिलान करना है। एक और द्रोणाचार्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अंधायुग कौन कौन से हैं? तो अंधायुग का हम युयुत्सु जानते ही हैं। चंद्रगुप्त का जो है अलका है। स्कंदगुप्त का उत्तर चेक कीजिएगा, डी है इसका उत्तर। पहले ए का जो है एक और द्रोणाचार्य का दूसरा लीला, बी का तीसरा कमला, स्कंदगुप्त का कमला है, चंद्रगुप्त का अलका है और अंधायुग का युयुत्सु है। ये पात्र मिलाने थे हमको। अगला प्रश्न है, पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। वे दूसरे के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। तो कौन कौन से सही हैं उत्तर? ए, सी और डी सही उत्तर हैं। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वे दूसरे के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनके बारे में कहानी संग्रह और देख लीजिए। जो ज्ञान रंजन है उनके द्वारा लिखी गई थी ये कहानी पिता, और इनकी अन्य कहानी संग्रह हैं फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं आदि।
अंधयुग नाटक के अंकों के शीर्षक का क्रम कौन कौन सा है, तो चेक करिएगा। विजय एक क्रमिक आत्महत्या, कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, गांधारी का शाप। उत्तर देखते हैं। 20 का उत्तर है। पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप, चौथा है, पांचवा है विजय क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग किया गया है। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, यातायात के साधन की उपलब्धता पर। उत्तर है ए, बी और डी। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर। राजेंद्र बाला घोष के द्वारा रचित चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों की पक्षपाती नीति, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था और लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग किया गया है। इनकी अन्य जो कहानियां हैं, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, भाई बहन 1908, दालिया 1909 आदि। सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नाटक में वैधव्य समस्या को केंद्र में रखा गया है। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, 7 पुरुष 2 स्त्री पात्र हैं। नाटक के पात्रों के नाम हैं शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली। लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है। इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। इसका उत्तर है ए, बी और ई इसके सही उत्तर हैं। नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, 7 पुरुष 2 स्त्री पात्र। नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित सिंदूर की होली 1934 में लिखा गया था। नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। कुल 9 पात्र हैं, 7 पुरुष 2 स्त्री। नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा अन्य नाटक जो हैं, अशोक 1927 में, सन्यासी 1930 में, राक्षस का मंदिर 1931 में, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934। कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में कौन सा एक नहीं है। प्रश्न 19वां है, कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। पद पूर्व वक्रता, प्रकरण वक्रता, अर्थ वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो उत्तर है अर्थ वक्रता नहीं है। बाकी पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता इनके भेद हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद स्वीकार किए हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण पूर्वार्ध वक्रता, वर्ण परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। वर्ण के 3 भेद हैं, वर्ण विन्यास, वर्ण पूर्वार्ध, वर्ण परार्ध, और वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। आचार्य कुंतक 19वीं सदी के वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। संसार की कोई लिपि यदि, अगला प्रश्न है, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी लिपि है। उत्तर यह कथन किसका है? तो प्रश्न है का उत्तर जो है आइजैक पिटमैन होगा। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। आइजैक पिटमैन के द्वारा यह कहा गया था। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, आधुनिकता उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। संस्थानिक शैथिल्य और सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, हाशिए के लोगों को अधिकारों का समर्थन, महावृत्तांत का समर्थन, साहित्य में विरचनावाद, विखंडनवाद की प्रतिष्ठा, कृति को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन।
विकल्प चुनना है। कौन कौन से विकल्प हैं? उत्तर है ए, बी, डी। ए, बी और डी। उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति कौन कौन सी हैं? एक बार फिर से पढ़िए। सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, साहित्य में विरचनावाद, विखंडनवाद की प्रतिष्ठा। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म के हिंदी पर्याय है। इसके निम्नलिखित प्रवृत्तियां हैं: सांस्थानिक शैथिल्य और सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन, साहित्य में विरचनावाद की प्रतिष्ठा। इस अवधारणा की उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुई है। तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ, याद रखिएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उन्होंने नवीन ने जो प्रभा पत्रिका है उसका संपादन किया था। बाकी स्त्री दर्पण, जागरण, कर्मवीर का संपादन उन्होंने नहीं किया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका का संपादन कानपुर से 1921 और 23 के दौरान किया था तथा गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात 1931 ईस्वी में प्रताप के प्रधान संपादक का उत्तरदायित्व उन्होंने संभाला था। स्त्री दर्पण पत्रिका की शुरुआत रामेश्वरी नेहरू ने 1909 में इलाहाबाद से की। जागरण समाचार पत्र का संपादन शिवपूजन सहाय ने 1982 ईस्वी में किया था, जिसका प्रकाशन बनारस से साप्ताहिक होता था। कर्मवीर का संपादन सभी जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे ने किया, जिसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में जबलपुर से साप्ताहिक होता था। प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार हैं और वायसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही हैं। तो इस प्रकार से उत्तर यही होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध शिव शंभू के चिट्ठा से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न है, कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? मुद्रल, कुमारगुप्त, मातृगुप्त और पर्णदत्त। उत्तर कहा गया है मातृगुप्त ने कहा है। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। इसमें मातृगुप्त एक पात्र हैं जिनके द्वारा यह कथन कहा गया है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें गुप्त वंश के 11 वर्षों के इतिहास का वर्णन है। यह 5 अंक और 33 दृश्य हैं इसमें। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, नायक है कुमारगुप्त, पर्णदत्त, बंधु वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, शर्वनाग, भट्टार्क, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा और मालिनी। अगला प्रश्न है, निराला की कविताओं के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? पान में मैं ही चुना। यह कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी। यह पंक्ति बांधो ना नाव इस ठाव बंधु गीत में है। गरजो है मंद्र वज्र स्वर, यह पंक्ति बादल राग की कविता से है। रजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में आई है। अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता में आई है। तो उत्तर है
ए, बी और डी सही हैं। पान में ही चुना, यह कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। यह वह हंसी बहुत कुछ कहती थी। यह पंक्ति बांधू ना नाव इस ठाव बंधु गीत में है। ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, जागो फिर एक बार कविता में आई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संबंध में सत्य कथन हैं। पान में ही चुना कुकुरमुत्ता में है, 1942 में ये प्रकाशित हुई थी। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, बांधो ना नाव ठाव बंधु गीत में है। ऋजु कटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, जागो फिर एक बार कविता में है। अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति परिमल कविता में है, काव्य संग्रह में है। बादल राग कविता में आई है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, सांध्याकंकली आदि। अगला प्रश्न है, साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य 1931 में प्रथम 5 सर्ग सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। साकेत महाकाव्य के कुल 12 सर्ग हैं। गुप्त जी की अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, भारत भारती 1912, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, पंचवटी 1925 आदि। अगला प्रश्न है, दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उससे तकाजा। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं है। उद्धरण किस कविता, क्षमा कीजिए, कहानी से लिया गया है? परिंदे से लिया गया है। परिंदे निर्मल वर्मा की कृति है, 1960 में लिखी गई है। यह उद्धरण लिया गया है परिंदे से। इनकी अन्य कृतियां हैं बीच बहस में, कौए और काला पानी, जलती झाड़ी आदि। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की रचना है, 1948 में लिखी गई थी। यह कहानी देश विभाजन पर आधारित है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1928 में लिखा गया कहानी संग्रह है। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र द्वारा कहानी लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण हैं। विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। इनकी रचनाओं में उनके यह 3 रूप प्रकट होते हैं। विवेकी राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है। विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर छौंक बघाड़ सब भोजपुरी का है। विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकारों का प्रतिफलन है। उत्तर है BDE, चेक कर लीजिएगा। निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके यह 3 रूप प्रकट होते हैं। विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर चौंक बघाड़ सब भोजपुरी का है। विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं सरोकारों का प्रतिफलन है। विवेकी राय की गणना ललित निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय की परंपरा में की जाती हैं। इनकी निबंध रचनाएं हैं किसानों का देश 1956, गाँव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बेतलवा डाल पर, आस्था और चिंतन, गवई गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं है आदि। अगला प्रश्न है, अभिकथन और रीजन का है, अभिकथन और कारण का है। प्रश्न क्या है, प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यम वर्गीय समाज के व्यक्तित्व का सत्य था। मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई। प्रश्न है, और इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो उत्तर क्या हुआ? प्रयोगवाद कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यम वर्गीय समाज के व्यक्तित्व का सत्य था। उपरोक्त आलोक कथन जो है, आलोक में कथन ए सही है लेकिन आर सही नहीं है।
चूँकि मध्यम वर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रगतिवाद में पहली बार हुई है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रगतिवाद की सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। बारिश में भीगते बच्चे, हवा में हस्ताक्षर, बेहतर दुनिया के लिए, कविता में औरत। ए का दूसरा रामनरेश मिश्र है, बारिश में भीगते बच्चे। बी का तीसरा है, कैलाश वाजपेयी ने लिखा है, हवा में हस्ताक्षर। बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है, कविता में औरत अनामिका ने लिखी है। ये आलोचनात्मक रचनाएं हैं। बारिश में भीगते बच्चे रामनरेश मिश्र, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी, बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, कविता में औरत अनामिका। फिर से सुमेलित करना है। C.D. ब्रे, अल्बर्ट कामू, ल्योतार, कार्ल गुस्ताव जुंग, इन्होंने कौन कौन से वाद दिए हैं? तो C.D. ब्रे ने बिंबवाद दिया है, अल्बर्ट कामू ने अस्तित्ववाद दिया है, ल्योतार ने उत्तर आधुनिकतावाद दिया है, कार्ल गुस्ताव जुंग ने मनोविश्लेषणवाद दिया है। C.D. ब्रे बिंबवाद, अल्बर्ट कामू अस्तित्ववाद, ल्योतार उत्तर आधुनिकवाद, कार्ल गुस्ताव जुंग मनोविश्लेषणवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? गा, टा, डा, चा, ठा। तो बी, सी, ई, बी, सी और ई मूर्धन्य हैं। टा, ठा, डा। टा वर्ग में जो ध्वनि कहलाती है वो मूर्धन्य कहलाती है, इसलिए टा, डा, ठा जो ध्वनि है वो मूर्धन्य ध्वनि है। का, खा, गा कंठ है और चा, छा, जा, झा तालव्य है। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? कैलाश चंद्र भाटिया, देवेंद्र नाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी और सूरजभान सिंह। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान, राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान, इसके लेखक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। इनकी अन्य कृतियाँ, हिंदी भाषा का विकास, भाषा विज्ञान की भूमिका, प्रणाम की प्रदर्शनी में, अमर भारती, खट्टा मीठा, आईना बोल उठा, साहित्य समीक्षा, पारिजात मंजरी आदि। अगला प्रश्न है, साहित्य और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। नामवर सिंह कृत ये रचना है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित रचना है। नामवर सिंह की अन्य कृतियां हैं फागुनी शाम, आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना, साहित्य की मुक्ति का कछुआ धर्म आदि। अगला प्रश्न है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाले हो तो ये क्या नहीं कर सकते? यह उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है? तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है 1884 ईस्वी में। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु का एक और निबंध है 1858 ईस्वी में। एक बार चेक कर लीजिएगा, 1858 गलत है क्योंकि 1868 हो सकता है। ये शिव मूर्ति निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। शिव समूह के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का है। निम्नलिखित में से यह कथन काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयोर वर्तते किसका है? तो वामन का है। काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयोर वर्तते वामन का है। वामन ने कहा है शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयोर वर्तते। भामा ने शब्दार्थौ सहितौ काव्यम लिखा है। मम्मट ने कहा है तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि आदि। रस और ध्वनि के आचार्य कौन कौन से हैं, उनके लक्षण कौन से हैं? विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम लिखा है। काव्य दर्पण इनका ग्रंथ है। भोजराज निर्दोषम गुण वक्ताव्यम वक्त काव्यम मलंकराय लंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीतिंच विन्दति।
अगला प्रश्न है, अकहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकहानी का मूल स्तर विरोध और निषेध का है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक रहे हैं। एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद है आदि कहानियाँ अकहानी के अंतर्गत हैं। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व अकहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। मोहन, राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि अकहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। तो ABD इसका उत्तर होगा। ABD एक बार और पढ़ लीजिएगा। अकहानी का मूल स्तर विरोध और निषेध का है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से रहे हैं। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व अकहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। मोहन, राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। इसमें अकहानी लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया है। एक और जिंदगी मोहन राकेश का, 9 साल छोटी पत्नी रविंद्र कालिया की तथा जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है, जो कि नई कहानी है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त कथन का चयन कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, सही है या गलत है, ये चेक करिएगा। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंड और खंडेतर। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। उत्तर है A, B, C, E। B, C, E। स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंड और खंडेतर। स्वरों के स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार संपादकों को पहले के बाद के क्रम में लगाना है। राजा रामपाल सिंह, सदानंद मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, केशवराम भट्ट। उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला है बिहार बंधु केशवराम भट्ट का, 1872 ईस्वी। बिहार बंधु केशवराम भट्ट के द्वारा 1872 में निकाला गया था बांकीपुर से। सार सुधा नदी सदानंद मिश्र के द्वारा 1878 ईस्वी में निकाला गया था कलकत्ता से। बद्री नारायण चौधरी ने आनंद कादम्बरी निकाली थी 1881 ईस्वी में। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र ने निकाली थी। हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह ने 1883 ईस्वी में निकाला था इंग्लैंड से दैनिक रूप में। अगला प्रश्न है, उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। बाण भट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्समहीन है। मैला आंचल में भाषिक मस्करेपन का नाटकीय प्रयोग है। शेखर एक जीवनी में बिंबों के दार्शनिक भाषी छवियां हैं। झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है। उत्तर है ACD अर्थात श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। फणीश्वर नाथ रेणु कृत मेला आंचल उपन्यास में भाषिक मस्करेपन का नाटकीय प्रयोग है। अज्ञेय कृत शेखर एक जीवनी उपन्यास में बिंबों की दार्शनीय भाषिक छवियां हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा की भाषा संस्कृत निष्ठ काव्यात्मक एवं अलंकृत है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास देश विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रसगंगाधर, चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रश्मिमांसा। तो काव्यानुशासन हेमचंद्र ने 12वीं सदी में लिखा था। चंद्रालोक जयदेव ने 13वीं सदी में। साहित्य दर्पण विश्वनाथ ने 14वीं सदी के पूर्वार्ध में लिखा था। रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ ने 17वीं सदी में लिखा था। रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 19वीं सदी में लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक कौन सा है? तो जानकी मंगल मंचित नाटक है। सबसे पहले हिंदी भाषा में
खेला गया मंचित नाटक है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था ये, जिसे 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। गोपाल चंद्र गिरधर दास कृत नहुष नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। शकुंतला नाटक जो है 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह का, तथा विद्या सुंदर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जो कि अनुवादित है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाना है, सूची मिलान करना है। बैनी माधव मानस का हंस है, अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। पटेश्वरी गोदान का है। सकल द्वीप मेला आंचल का है, और नरोत्तम झूठा सच का है। बैनी माधव मानस का हंस अमृतलाल नागर, पटेश्वरी गोदान प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। सकल द्वीप मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, नरोत्तम झूठा सच यशपाल के द्वारा लिखा गया है। मिथक के संबंध में उचित कथन क्या है? मिथक संपूर्ण मानवता की शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज है, और अवचेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा अप्रत्यक्ष रूप से नियमन करते हैं। मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्या अनुभव पुंज निहित नहीं होते। बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। हिंदी में मिथक के लिए पुरावृत्त, पुराकथा और पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। सही। अगला जो पॉइंट है, समाजशास्त्रियों के अनुसार मिथक सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण तथा संचालन के लिए नहीं गढ़े जाते। तो उत्तर है ए, सी, डी सही होंगे। कौन कौन से सही होंगे? मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज हैं, और अवचेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। हिंदी में मिथक के लिए पुरावृत्त, पुराकथा और पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। प्राचीनतम धार्मिक मान्यताओं को व्यक्त करने वाली अति मानवीय कथाओं को पुराकथा या पुराकल्पन अर्थात मिथक कहते हैं। हिंदी साहित्य में मिथक का प्रयोग के परंपरा की शुरुआत आधुनिक काल से मानी जाती है। मिथ शब्द से बना है। मिथ शब्द संस्कृत और आंग्ल भाषा दोनों में पाया जाता है। संस्कृत में मिथ शब्द का आशय 2 तत्वों के मिलन या प्रत्यक्ष ज्ञान से है। आंग्ल भाषा में मिथ का अर्थ है कोरी कल्पना। अंग्रेजी के शब्द मिथ का हिंदी रूप मिथक है, और इस शब्द का प्रयोग आधुनिक काल में हुआ है। यह शब्द हिंदी जगत को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। मिथक के लिए डॉक्टर नगेंद्र और कवि बच्चन ने दंत कथा तथा राम अवध द्विवेदी ने पुरावृत्त, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा ने पुराख्यान और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिथक शब्द का प्रयोग किया, जो आज हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रचलित है। आचार्य द्विवेदी ने मिथक शब्द जोड़कर उसे हिंदी बना दिया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, उनमें से उपयुक्त चयन करना है। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का हेतु माना है। मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं, अतः 1 और 2 दोनों सही हैं। हेतु का तात्पर्य कारण से है। काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है उससे अभिप्राय है। संस्कृत काव्यशास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं को माना जाता है: प्रतिभा, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रस्तुत आचार्य हैं। भामा ने प्रतिभा अकेले को माना है। दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को माना है। रुद्रट कुंतक ने शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास को माना है। वामन ने लोक विद्या प्रकीर्ण को माना है। जयदेव ने मूल प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास सहायक के रूप में माना है। मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास माना है। हेमचंद्र ने केवल प्रतिभा और जगन्नाथ ने भी केवल प्रतिभा को माना है। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव भाषा
में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। विविक्तता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है। तो ACD इसका उत्तर होगा। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। यह भाषा से आशय है। यहाँ भाषा से आशय है मानव की भाषा, मनुष्य की भाषा, तथा अभिलक्षण से आशय है विशेषता या मूलभूत लक्षण। किसी भी वस्तु के अभिलक्षणों से अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भाषा केवल मनुष्यों की ही बपौती नहीं है। मकड़ी, मधुमक्खी, गिबन तथा चिंपैंजी आदि अनेक ऐसे जीव जंतु हैं जो किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि मनुष्य की भाषा उन सभी जीवों की भाषा से स्पष्टता अलग है। उसके अपने कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जो सभी मिलकर उसे अन्य प्राणियों की भाषाओं से अलग करते हैं। अर्थात इन अभिलक्षणों में तो कुछ अन्य जीवों की भाषाओं में मिलते हैं, किंतु सभी केवल मानव भाषा में। हॉकेट इस प्रसंग में 7 अभिलक्षणों का उल्लेख करते हैं। मुख्य अभिलक्षण निम्नांकित 9-10 माने गए हैं। यादृच्छिकता, सृजनात्मकता, अनुकरण ग्राह्यता, परिवर्तनशीलता, विविक्तता, द्वैतता, भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता, अंतरणता, मौखिकता और असहज वृत्तिका। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। विविक्तता मानव भाषा का अभिलक्षण है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। दिक्कालांतरण, स्थान और काल का अंतरण मानव भाषा का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। अतः स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। भूले बिसरे चित्र, निरुपमा, अपने अपने अजनबी, कंकाल और मुर्दाघर। तो कंकाल 1929 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। निरुपमा 1936 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराले द्वारा लिखी गई थी। भूले बिसरे चित्र 1959 में लिखा गया। अपने अपने अजनबी 1961 अज्ञे के द्वारा। मुर्दाघर 1974 जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के द्वारा। उत्तर हुआ DBACE। ईश्वर को, अगला प्रश्न है, ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म में स्थापित किया जाए। महात्मा गांधी ने कहा था, ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म में स्थापित किया जाए। यह कथन महात्मा गांधी का है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के कारण मौजूदा विचारों और आदर्शों और संस्थाओं की समीक्षा हुई। इस संपर्क का पहला प्रभाव स्वाभाविक रूप से धार्मिक क्षेत्र में पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत में अधिकांश विचार, आदर्श और संस्थाएं कमोवेश धर्म से जुड़ी थी। इसका परिणाम ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज जैसे नए सुधारवादी संप्रदायों का उदय था। गांधी जी धार्मिक वातावरण में पले बड़े थे। गांधी जी खुद को एक रूढ़िवादी हिंदू कहते थे, लेकिन उन्होंने अस्पृश्यता की खतरनाक और क्रूर व्यवस्था की कमी की कभी वकालत नहीं की। वह भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। इस बारे में वे कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्यों को श्रेष्ठता या हीनता के तमगे के साथ नहीं बनाया। कोई भी धर्मांतर जो किसी इंसान को उसके जन्म के कारण हीन या अछूत करार देता, वह हमारी निष्ठा का आदेश नहीं दे सकता। यह ईश्वर और सत्य जो कि ईश्वर है का इनकार है। गांधी जी ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन उनके लिए ईश्वर नैतिक नियम धर्म था। उनका कहना है कि सत्य ही ईश्वर है। मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है। ईश्वर नैतिकता और सदाचार है। ईश्वर अभय है। ईश्वर प्रकाश और जीवन का स्रोत है, और फिर भी वह इन सभी से ऊपर और परे है। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन तथा यंग इंडिया जैसे पत्र भी निकाले थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अज्ञे द्वारा रचित कहानी नहीं है? तो विपथगा, नदी के द्वीप, शरणार्थी और जयदोल, इनके द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? नदी के द्वीप कहानी इनके द्वारा रचित उपन्यास है, कहानी नहीं है। 1951 में लिखा गया था।
इनके द्वारा रचित एक अन्य उपन्यास है शेखर एक जीवनी, 1940 और 44 में आए थे 2 भाग में, तथा अपने अपने अजनबी 1961 में लिखा गया था। गे द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं विपदगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमरवल्लरी आदि। अगला प्रश्न है, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठे, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ध्रुव स्वामिनी नाटक का उपसंवाद किसके द्वारा कहा गया है? मिहिर देव के द्वारा कहा गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक, यह संवाद मिहिर देव द्वारा कहा गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अन्य पात्रों का कथन निम्नलिखित हैं। मंदाकिनी का कथन है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। कोमा का कथन है, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। ध्रुव स्वामिनी का कथन है, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है न आलंबन का होता है, अपितु यह कभी अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में यह कथन निम्नलिखित में से किसका दिया है? यह नगेंद्र के द्वारा दिया गया है। साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है न आलंबन सीता का होता है, अपितु यह कभी अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। वे सहृदय का आश्रय से तादात्म्य स्वीकार करते हैं और आलंबन का साधारणीकरण होता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण माना है। अगला प्रश्न है, चीफ के दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है। मध्यम वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। माता के प्रति प्रेम सम्मान भाव को प्रकट करती है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। तो उत्तर कौन सा है? डी है। चीफ की दावत भीष्म सानी द्वारा रचित कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1956 में। इस कहानी में स्वार्थी बेटे शामनाथ को अपनी विधवा बूढ़ी माँ का बलिदान ही फर्ज नजर आता है। भीष्म साहनी ने शामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग किया है। आज के शिक्षित युवा अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। चीफ की दावत के संबंध में दिए गए कथनों में व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, मध्यम वर्गीय शहरी मानसिकता का प्रतिकार करती है और निम्न वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। यह संगत है। अगला प्रश्न है, सूची मिलान कीजिए। किशोरी दास वाजपेयी, हिंदी शब्दानुशासन। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, हिंदी कौमुदी। ठाकुर रामचरण सिंह, भाषा प्रभाकर। विश्वेश्वर दत्त शर्मा, हिंदी शब्दानुशासन। क्षमा कीजिए, एक बार और देख लेते हैं उत्तर क्या है। किशोरी दास वाजपेयी, हिंदी शब्दानुशासन। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, हिंदी कौमुदी। ठाकुर रामचरण सिंह, भाषा प्रभाकर। विश्वेश्वर दत्त शर्मा, भाषा तत्व प्रकाश। उत्तर इसका सी होगा। फिर से सही जोड़ी मिलान करना है, सूची मिलान करना है। जयदेव का 13वीं सदी समय था। जयदेव का 13वीं सदी। विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी समय था। धनंजय का 10वीं शताब्दी समय था। हेमचंद्र का 12वीं शताब्दी समय था। उत्तर डी होगा। जयदेव 13वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, धनंजय 10वीं शताब्दी, हेमचंद्र 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कारण, इसके रूप में चेक करना है इसको। अभिकथन है, मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है। आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है, ये गलत है, अलग ही समझ में आ रहा है।
उत्तर सी होगा, ए सत्य है, आर असत्य। मेला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है। आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष परिदृश्य को व्यक्त करने वाली विधा नहीं है, तो उत्तर होगा ए सही, आर गलत। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मेला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन जाता है। मेला आंचल में अंचल की सुंदरता एवं कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। मेला आंचल की भाषा शिल्प उपन्यास की बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि मेला आंचल की आंचलिकता का स्वरूप केवल इसकी भाषा के कारण नहीं है। मेला आंचल में आंचलिकता अपने बहुविध रूप में प्रस्तुत हुई है। उपन्यास में सृजित भाषा ने इस बहुरंगी आंचलिकता को अत्यंत सरस व सजीव बनाने में अवश्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंचलिक उपन्यास एक सीमित अंचल या क्षेत्र विशेष के सर्वांगीण जीवन को, जिसमें वहाँ के साधारण असाधारण विवरण तथा विविध छवियों का अंकन हुआ है, वस्तुमुखी दृष्टि से रूपायित करता है तथा इसमें रचनाशीलता का नया आग्रह एवं लोकधर्मी भाषा बोलियों की विविध भंगिमाएँ निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह आह्वान का मायने के किस सर्ग में मिलता है? शक्तिशाली हो विजयी बनो श्रद्धा में मिलता है। शक्तिशाली हो विजयी बनो यह आह्वान जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का मायनी के तीसरे सर्ग श्रद्धा में मिलता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार आदि। मनु को मन माना गया है, श्रद्धा को हृदय, ईड़ा को बुद्धि, कुमार को मानव माना गया है। आचार्य शांतिप्रद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न है, सांदगीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ मैं, नीर भरी दुख की बदली, फिर बिकल हैं प्राण मेरे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, निश्वासों का नीड़। तो जो है सांदगीत में नहीं है, कौन कौन सी नहीं है? ए, डी और ई। ए, डी और ई नहीं है। ए, डी, ई नहीं है। मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागनी भी हूँ, नीरजा में संकलित हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, नीरज में संकलित हैं। निश्वासों का नीड़, निहार काव्य संग्रह में संसार शीर्षक से पंक्तियाँ संग्रहित हैं। सांदगीत में संकलित कविताएं हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर बिकल हैं प्राण मेरे, प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती, रागभिनी तू सजनी निश्वास, क्यों वह प्रिय आता पर नहीं, जाने किस जीवन की सुधिले, शून्य मंदिर में बनूंगी, रे पपीहा पी कहाँ, विरह की घड़ियाँ हुई अली आदि। महादेव वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? बहुत महत्वपूर्ण है। गारसा दत्तासी ने कहा है। हिंदुई को गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले श्रेय फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी को जाता है। उन्होंने अपने इस पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेते और हिंदुस्तानी है। यह 2 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन क्रमशः 1839-1847 में हुआ। डॉक्टर तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास 1952 के नाम से किया था।
जॉर्ज ग्रेयर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी इतिहास ग्रंथ की रचना की है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त था। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। इसमें 4591 लगभग 5000 कवियों का जीवन कृत वर्णित है। श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा का विकास 1924 नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, त्रासदी के संबंध में अरस्तु का काव्य विवेचन में प्रमुख बिंदु हैं। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतःपूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। त्रासदी न तो कार्य व्यापार का वर्णन है, न ही प्रस्तुति है। त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग कथानक, चरित्र, पदावली और गीत हैं। करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। ए, बी, ई इसके उत्तर सही हैं। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतःपूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। त्रासदी अंग्रेजी के ट्रेजेडी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ दुखांतक या दुखपूर्ण रचना है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं: कथानक, चरित्र, पदावली, विचार तत्व, संगीत और दृश्य विधान। कथानक, चरित्र, पदावली, विचार तत्व, संगीत और दृश्य विधान। त्रासदी का आरंभ मदिरा व उल्लास के देवता दियोनिसियस के सम्मान में होने वाले समारोह से माना जाता है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई गई है, जिनमें से पेरिपोइतिकेस काव्यशास्त्र काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन करता है। टेक्नेस रेटोरिकेस भाषा शास्त्र है। भाषण, भाषा एवं भावों का वर्णन होता है। इसमें वसीयतनामा को इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है। अरस्तु के प्रमुख काव्य सिद्धांत हैं: अनुकरण सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। ये सही होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बांदा में हुआ था, गलत है। चिरगांव में हुआ था, ये गलत है। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है, ये भी सही है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, एक चेक कर लेते हैं। उत्तर है सी, ए, सी, ई। ए, सी और ई। 1905 में सरस्वती में इनकी कविता पहली बार प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में उपयुक्त कथन सही हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति है। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। गुप्त जी की प्रथम कविता हेमंत 1905 और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 है। गुप्त जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं जयद्रथवध 1910, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती 1912 में, झनकार 1929, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, बैतालिक, पंचवटी। गुप्त जी रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा की कविताएं लिखते थे और मधुप उपनाम से बंगला रचनाओं का अनुवाद करते थे। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। आचार्य शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि और महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। भारत भारती के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है, पहले हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गईं। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया, उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया।
ब्रिटिश काल, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सबसे पहले कब लगाई गई थी? 1799 ईस्वी में ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया। तत्पश्चात 1818 में इसी प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहले समाचार पत्र की स्थापना 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने की थी। इस समाचार पत्र का नाम कलकत्ता जनरल एडवाइज़र अथवा द बंगाल गजेट था 1780 में। उन्हें भारतीय प्रेस का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है भारतीय प्रेस का जनक? जेम्स ऑगस्टस हिकी। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्होंने जॉन एडम्स द्वारा प्रस्तावित 1823 के नियमों को निरस्त कर दिया गया था। समाचार पत्र का नाम देख लेते हैं। द हिंदू, जी.एस. अय्यर और वीरा, राघव आचार्यर, केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक, स्वदेश मित्रम जी.एस. अय्यर, न्यू इंडिया साप्ताहिक विपिन चंद्रपाल, न्यू इंडिया प्रतिदिन कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया नवजीवन महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, मूक नायक बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का विचार है। कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। काव्य सृजन की प्रक्रिया एक सुचिंतित कलात्मक प्रयास है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है। दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। कविता मनुष्य के भावों को दीप्त नहीं करती है। A-C-D इसके सही हैं। कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। अलौकिक शक्तियों द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है। दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इसके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा आदि। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय विचार ही परम सत्य है, वह शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। यह वस्तु जगत या प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ हैं रिपब्लिक, इयोन, सिंपोजियम, एपोलॉजी, क्रिटिसियस, लॉज गॉर्गियास, क्लाइसिस, लेप्टो, ये गलत लिखा है प्लेटो। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। उनका मानना है कि विवेकहीन अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? तो 1870 से 1937 इनका समय है अल्फ्रेड एडलर का मनोविश्लेषण से। एडलर ने मनोविज्ञान में लिबिडो अथवा कामवृत्ति से अधिक महत्व अहम को दिया है। मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। मनोविश्लेषण मानव मन के विश्लेषण की पद्धति पर आधारित है। इसके जन्मदाता सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड 1856 से 1939 इनका समय है। अचेतन संबंधी धारणा। फ्राइड के अनुसार मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है, चेतन, अचेतन और पूर्व चेतन। इनमें चेतन की अपेक्षा अचेतन अधिक प्रबल है। 3 स्तर वाले मानस तंत्र को फ्राइड ने पुनः 3 भागों में विभाजित किया है। इदम, आईडी, अहम, ईगो, अति अहम, सुपर ईगो। इसमें इदम एक प्रकार की ऊर्जा है, यह अतृप्त वासनाओं का अंधकारमय कोश है। अहम चेतन मन है जो सामाजिक मूल्यों के प्रति सचेष्ट होता है। अति अहम जिसका काम आलोचना और अधीक्षण करना है। जुंग या युंग जिसे बोलते हैं 1875 ईस्वी में से इनका 1961 के बीच में इनका समय है, ने लिबिडो शब्द का अधिक विस्तृत अर्थ लिया, जिसमें फ्राइड की कामवृत्ति और एडलर की आत्मस्थापन प्रवृत्ति दोनों ही समन्वित हैं। वह इसे जीवन की वह प्रारंभिक और सामान्य प्रेरक शक्ति मानते हैं जो मानव के सभी व्यवहारों में व्यक्त होती है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत 20वीं शती का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसने साहित्य और कला की दुनिया पर भी व्यापक प्रभाव डाला। कला के क्षेत्र में दादावाद,
डाडावाद, अति यथार्थवाद जैसे आंदोलनों को मनोविश्लेषणवाद से प्रेरणा मिली है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। उदय शंकर भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी। उत्तर है सियाराम शरण गुप्त 1895 से 1963, उदय शंकर भट्ट 1898 से 1966, सोहनलाल द्विवेदी 1906 से 1988, श्यामलाल पांडे 1907 से 1991, रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974। उत्तर है CAEDB। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। उक्त भाव हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व आदि। निबंध वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। बहुत महत्वपूर्ण, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज निबंध को कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है, सही है। इनमें कुल 6 अंक हैं। इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है। संवाद कथ्य को गति देने में सहायक नहीं है। इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। तो उत्तर कौन सा है? डी है इसका उत्तर। ABC इसके सही उत्तर हैं। 6 अंक हैं। ब्रिटिश राज की निर्ममता और शोषण का चित्रण है। मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। भारत दुर्दशा भारतेंदु का नाटक है। भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नवजागरण और गतिमयता का प्रेरक सिद्ध हुआ। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। भारतेंदु की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में देखा जा सकता है। इन नाटकों को 3 वर्गों में रखकर देखा जा सकता है, अनुदित, मौलिक और अपूर्ण। अनुदित कौन सा नाटक है? विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, कर्पूर मंजरी 1875, मुद्रा राक्षस 1878, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881। मौलिक नाटक हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, विशस्त्र विष्मोषधम 1876, दुर्लभ बंधु 1880, भारत जन्य 1877, अंधेर नगरी 1881। अगला प्रश्न है, लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुगही दिखायो। मीराबाई विषयक छप्पे की युक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं? तो नाभादास की भक्तमाल से ली गई हैं। एक बार और पढ़ी है, लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुगही दिखायो। मीरा के बारे में बताया गया है। छप्पे जो है इसकी विधा है और भक्तमाल रचना नाभादास की है। नाभादास अग्रदास जी के शिष्य थे। इनके प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ हैं भक्तमाल, संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास जी ने इसकी पहली टीका लिखी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छप्पयों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों के में पूर्ण जीवन व्रत नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं। नाभादास जी का प्रसिद्ध छप्पय है त्रेता काव्य, निबंध करी, सतकोटि रामायण, कलिकुटिल, जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी व तुलसीदास के बारे में। 84 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखा है। कविमाला तुलसी राम ने लिखा है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन है। उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय और जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया है, ये गलत है। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया है। तो उत्तर है ACD। खड़ी बोली में नहीं, वो ब्रज भाषा में लिखते थे, इतना तो आपको पता ही है। ACD उत्तर C है। उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया है। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया है। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के
मंडल को प्रोत्साहित भी किया है। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ नहीं किया है। उन्होंने खड़ी बोली में गद्य लेखन किया है और ब्रज भाषा में पद्य लेखन। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के पंक्तियों का सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। बचपन में दादी जाते पर गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत बेवल होकर गाती। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरी वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी, और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जातसार गीती हल्की सी सेरन पैदा करती है। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। उत्तर है सी, BADC। BADC, BADC। पहले अभी 2-3 दिन पहले संगीत वाला था, फिर दूसरा बचपन में दादी जाते समय गीत गाती, फिर कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी, कैसी काल रात्रि आ गई, और इतने में पूरब की से हल्की उजास आती है। शहर में भोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जातसार गीती हल्की सी सेरन पैदा कर जाती है। उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न है, किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है। तो मांगरोरी की व्यथा में राही कहानी में प्रसिद्ध कहानी है। सुप्रसिद्ध कवयित्री लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है। इसमें राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने कारागार के अनुभवों के ऊपर लिखी है। कहानी के पात्र हैं राही, एक गरीब औरत जिसे चोरी के जुर्म में कैद कर लिया गया था। राही मांगरोरी जाति की थी। अनीता एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां हैं त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी आदि। झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति जलियांवाला बाग, जबकि दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद का है। कि धुलाई वाली बंग महिला की, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक से। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक हैं। तो मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी और कला, ये इनके उपशीर्षक हैं। मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला इनके उपशीर्षक हैं। पूरे उपशीर्षक पढ़ देते हैं। हल चलाने का जीवन, गड़रिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि, वॉल्ट हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अगला प्रश्न है, हवन उपन्यास निम्न में से किसकी कृति है। हवन उपन्यास निम्न में से किसकी कृति है। तो सुषमा बेदी की कृति है। सुषम बेदी है, सुषमा बेदी, एक बार पक्का कर लीजिएगा। हवन उपन्यास सुषम बेदी की है। हवन उपन्यास में अमेरिका के प्रवासियों की ज़िंदगी का यथार्थ चित्रण करने वाला उपन्यास है। सुषमा बेदी, ये देख लीजिए गलत लिखा है। सुषमा बेदी के प्रमुख उपन्यास हैं हवन 1989, लौटना 1992, नवजीवन, नवभूमि की रसकथा 2002, गाथा अमरवेल की 1999, इतर 1999, मैंने नाता तोड़ा 2009, पानी गेरा बुदबुदा 2017 आदि। उषा प्रेमवदा के प्रमुख उपन्यास हैं 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं। हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई हैं। इसमें भाषा को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है। इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है। इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल में से पाया जा सकता है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है। सही कथन कौन कौन से हैं।
सी इसके सही कथन है। कौन कौन से कथन हैं? ए, सी, डी इसके सही कथन हैं। पढ़ लेते हैं इन्हें। हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है। इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है। अन्य कथनों में इसमें भारत को विश्वगुरु शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है, गलत है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया, जो कि कथन गलत है। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है। मूल रचना 1909 ईस्वी में गुजराती में की थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसमें गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा का समय का पानी के जहाज में लिखी है। अगला प्रश्न है, परी शोर तन दग मम अग जोहव सुरंतान अब इह मत विचारिये लरन मरन परवान पृथ्वीराज रासो में यह कथन किस पात्र का कथन है? तो यह पृथ्वीराज चौहान का कथन है। परिशोर तन दगमग अग जोहव सुरतान अब इस मत विचारिये लरन मरन परवान पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में यह कथन पृथ्वीराज चौहान का है। लेखक इसके चंद्रवरदाई हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के अन्य प्रमुख पात्र हैं चामंड राम, सामंत, रघुवंश राम, जयचंद आदि। अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन है। बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यधिक निष्ठापूर्वक वर्णन किया है। अनुभवों और हावों की सुंदर योजना है। क्रमगत पद विन्यास का विनियोग है। भारतीय इतिहास में बिहारी का जैसा काव्य दुर्लभ है। उनके लिए प्रेम जीवन का मरण का प्रश्न नहीं, क्रीड़ा मात्र है। तो ए और ई इसका उत्तर है। बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है और उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। अगला प्रश्न है, जो सूची है एक और उसको दो को मिलाना है। मालती, लक्ष्मा, लतिका और चंपिया ये पात्र हैं और सूची दो में कहानियां हैं। लतिका आप जानते ही हैं, परिंदे में होंगी। मालती जो है गैंग्रीन में है, अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। लक्ष्मा कोसी का गटवार है, शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई है। लतिका परिंदे में है। चंपिया लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्गों की मान्यताएं निम्नवत हैं। भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते, नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, प्रवाह जीवन सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, विधि निषेधों का पालन नहीं करते। उत्तर ए, सी, डी। अगला प्रश्न है, धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? तो अकाल दर्शन में बताई गई है। दया एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। धूमिल की जो कविता है अकाल दर्शन में एकता युद्ध की, दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई। धूमिल हिंदी के समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में एक हैं। इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि, जो कि धूमिल समग्र नाम से 3 खंडों में प्रकाशित है। इन्हें मरणोपरांत 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। धूमिल की लोकप्रिय कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, नक्सलवाड़ी आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? तो अवधी, मगही, भोजपुरी या कन्नौजी। तो अवधी इसका उत्तर होगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियों का आविर्भाव हुआ है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं, जबकि मगही, मैथिली, भोजपुरी बोलियों का संबंध मागधी अपभ्रंश से है। कन्नौजी का संबंध शोरसैनी से है। तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है और न पशु है, एक अडिग जड़ता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? तो न्यूनिया का है।
तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है एक अडिग जड़ता। न्यूनिया ने कहा है। बाणभट्ट उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं सुचरिता, महामाया, भट्टिनी, मातुल, कालिदास। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, चंद्रकांता, वीरेंद्र वीर और नरेंद्र मोहिनी। तो पहले चंद्रकांता आएगा, फिर नरेंद्र मोहिनी आएगा, फिर वीरेंद्र वीर आएगा, उसके बाद में चंद्रकांता संतति, फिर आखिरी में भूतनाथ। चंद्रकांता 1888, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, चंद्रकांता संतति 1896, भूतनाथ 1907 आदि में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। मैलांचल, काशीकासी, सूखा बरगद, बाणभट्ट की आत्मकथा, आपका बंटी आदि। तो बाणभट्ट की आत्मकथा सबसे पहले आ ही जाएगा। 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, मैलांचल 1954 फणीश्वर नाथ रेणु, आपका बंटी मनु भंडारी 1971, सूखा बरगद 1986 मंजूर एहतेशाम, काशीकासी 2002 काशीनाथ सिंह। उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न है, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन सत्य प्रकाश मिश्र का है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यह प्रहसन नाटक, इसमें कुल 6 अंक हैं। अगला प्रश्न है, नैतिकता। समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है, सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन सा पात्र कहता है? तो मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। यह गयादीन का कथन है जो कि इसमें उत्तर में नहीं दिया है, गयादीन। अगला प्रश्न है, सूची मिलाना है। काव्य पंक्ति है और कविता है। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, ये शासन की बंदूक है, ये अलग ही समझ में आ जाता है। तो सी उत्तर हो जाएगा। बी का पहला है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यह दीप अकेला। धसो इनमें छर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, सतपुड़ा के जंगल। भू कौन उपजता है, अकाल दर्शन। धूमिल ने अकाल दर्शन लिखी है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। अज्ञे ने यह दीप अकेला लिखी है और शासन की बंदूक नागार्जुन ने लिखी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जगूड़ी की हैं? इस यात्रा में दीवार पर खून से भय भी शक्ति देता है, रंग खतरे में है, नाटक जारी है। तो उत्तर होगा सी। कौन कौन से उत्तर हैं? ए, सी, ई। इस यात्रा में भय भी शक्ति देता है और नाटक जारी है। इनके अन्य नाटक हैं, रचनाएं हैं। इस यात्रा में भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुख विज्ञापन से ढका है। जबकि दीवारों पर खून लीलाधर जगूड़ी की तथा रंग खतरे में है कुमार विकल के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामनरेश मिश्र के निबंध हैं। नेता और अभिनेता कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, बतरस, घर परिवेश आदि। जब उत्तर है बी, सी, ई। कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश आदि। रामनरेश मिश्र के निबंध हैं, कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख, नया चौराहा आदि। जबकि नेता और अभिनेता निबंध के लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी, बतरस निबंध के लेखक अमृत राय हैं। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करना है। भारतेंदु जो है राजभक्ति, अध्यापक पूर्ण सिंह का तो आचरण की सभ्यता हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है भारतेंदु का बादशाह दर्पण हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार प्रवाह हो गया। बालकृष्ण भट्ट का
राजभक्ति और देशभक्ति हो गया। अध्यापक पूर्ण सिंह की आचरण का सभ्यता हो जाएगा। उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहाँ स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? नंद दुलारी वाजपेयी का है। शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहाँ स्थान नहीं पाती हैं। शेखर एक जीवनी के बारे में कथन आलोचक नंद दुलारी वाजपेयी का है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक गे हैं। यह 2 खंडों में विभक्त है। इनके द्वारा रचित उपन्यास नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है? यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। तो बूचर ने लिखा है अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन नहीं है, सांकेतिक उल्लेखन। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्षमा कीजिए। यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं, बूचर ने कहा है अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत के बारे में। अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करने वाले अन्य व्याख्याकार हैं प्रोफेसर गिलवई के अनुसार इन्होंने कहा है, कवि शब्द के पर्याय में ही अनुकरण की धारणा निहित है, किंतु अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं है। स्कॉट जेम्स के अनुसार अरस्तू के काव्यशास्त्र में अनुकरण से अभिप्राय है कि साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन, जिसे हम अपनी भाषा में जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कह सकते हैं, रीतिकालीन हिंदी कविता का एक लक्षण है। ये अपठित गद्यांश है और इसको हमें पूर्ण करना है। रीतिकालीन हिंदी कविता का एक लक्षण यह भी है कि उसके पिछले वर्षों की कविताएं रीति के बंधनों में से बहुत मुक्त हो जाती हैं और उनमें नया आनंद झलकने लगता है, जो परिमार्जित शैली में हृदय की सच्ची अनुभूतियों के लिखनों का आनंद है। आलम, बोधा और घनानंद इसी आनंद के कवि हैं। आश्चर्य की बात है कि जैसे 18वीं सदी में इन कवियों ने कविता में फिर से प्राण डाल दिए, वैसे ही इस कला में पहाड़ी कलम कांगड़ा शैली के चलते चित्रकला भी सजीव उठी। और जैसे आलम, बोधा, घनानंद में जो आकर्षण है उसका उद्गम सूफी भावधारा और भारतीय भावधारा का मिलन बिंदु है, वैसे पहाड़ी कलम में भी ताजगी मुगल कलम से आई। पहाड़ी कलम मुगल कलम की सद्य संतति है एवं यही कलम अजंता के बाद भारत की सबसे उच्च कला में उड़ान भी है। घनानंद की कविता में जो हार्दिकता और उन्मुक्तता है, वही हार्दिकता और उन्मुक्तता पहाड़ी शैली के गुण है। ये कलाकार जीवन की बहुत समीप थे। उन्होंने अनेक विषयों पर चित्र बनाए। हिंदी के प्रमुख और साधारण कवियों से लेकर जीवन की दैनिक चर्या और सभी तक ऐसा एक भी विषय नहीं है जिसे इस शैली के चित्रकारों ने छोड़ा हो। उपर्युक्त गद्यांश के संबंध में प्रश्न में दर्ज है। उपर्युक्त गद्यांश का मुख्य प्रतिपाद्य है कविता और कला का अंतः संबंध। रीतिमुक्त कवि आलम, बोधा ठाकुर और घनानंद की कविता की प्रमुख काव्यानुभूति है हृदय की सच्ची अनुभूति और आनंदात्मक अनुभूति। अजंता के बाद भारत की सबसे उच्चतम कला में उड़ान संभव हुई पहाड़ी कलम में। 18वीं सदी में रीतिकालीन कविता की तरह पहाड़ी कलम में निम्नलिखित में से कौन सी कला जीवंत हुई? चित्रकला जीवंत हुई। उत्तरवर्ती रीतिकालीन कवियों में उन्मुक्त चित्रात्मक शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस में परिलक्षित होता है? तो घनानंद में परिलक्षित होता है। अगला अपठित गद्यांश है, यह साधना कहाँ तक फलवती हुई है? इसकी कसौटी व्यवहार ही है। जीवन में अपना अपमान, दुख, कष्ट आने पर व्यक्ति क्या करता है? क्या वह रोने बैठ जाता है? क्या वह प्रतिशोध के लिए बावला हो उठता है? तब तो समझना चाहिए कि साधना कच्ची ही है। भाव साधना तो व्यक्तिगत साधना है, किंतु उसकी सुगंध साधक की क्रिया में आनी चाहिए। क्रिया सामाजिक होती है। साधना में कहाँ तक सिद्धि मिली है? इसकी कसौटी क्रिया ही है। यदि वह दूषित है तो साधना को भी दूषित समझना चाहिए। अपना प्रिय यदि थप्पड़ लगा दे तो उसके प्रेम पर विश्वास होने के कारण हम उसे क्रीड़ा समझते हैं। फिर प्रभु पर पूरा विश्वास हो और उनकी तरफ से आए आघात को कोई स्वीकार न करे तो बात नहीं बनती है। क्रिया के संबंध में कथन है, दूषित क्रिया साधना को भी दूषित करेगी। भाव साधना की सुगंध कहाँ दिखती है? क्रिया में दिखती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विश्वास महत्वपूर्ण चीज़ है, बिल्कुल है। क्रिया असामाजिक होती है,
ये असत्य है। व्यवहार साधना का अनिवार्य अंग है, बिल्कुल। अब परिपक्वता कच्ची साधना है, बिल्कुल है। पक्की साधना का लक्षण है परिपक्व व्यवहार करना, गद्यांश का मूल भाव है, साधना सिद्धि की कसौटी क्रिया है। तो मित्रों, ये थे 100 प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी के 2023 पेपर में, 2023 जो कि जून में हुआ था शिफ्ट 2 में। तो इस हिसाब से आपको ये पेपर पढ़ना चाहिए। आशा है आपको ये सहायता मिलेगी आपको इस वीडियो से। अगर आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ना इस चैनल पर, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।